हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैंने इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी जिंदगी बहुत अच्छा थी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी जिंदगी की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रही जो मेरे दिल में हमेशा ताजा रहती है। वो घटना जिसने मुझे सिखाया कि छोटी सी मदद भी कितनी बड़ी खुशियां ला सकती है। मेरा नाम मीरा है और उस वक्त तक मेरी उम्र सिर्फ 22 साल थी। अभी अभी नौवीं मेरी शादी को 6 महीने ही हुए थे। मैं दिखने में बहुत गोरी और खूबसूरत थी। नई बहुत गौरी और खूबसूरत थी। शादी के बाद तो लड़कियों की खूबसूरती पर 4 चांद लग जाते हैं ना। मेरा चेहरा भी बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा था। आंखें चमकती थी, मुस्कान पर फूले रहते थे और मैं हर वक्त इतनी खुश दिखती थी कि लोग मुझसे पूछते ही रहते थे कि बाही जी आजकल इतनी खिली हुई क्यों हो। मेरा ससुराल लखनऊ में था और मेरा मायका वाराणसी में। दोनों जगहों के बीच बस से रात भर की दूरी थी। मतलब अगर शाम को बस पकड़ लूं तो सुबह तक घर पहुंच जाती। मेरे पति का नाम राहुल था। वो एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब करते थे। बहुत अच्छे और समझदार इंसान थे। हमारी शादी प्यार से नहीं हुई थी, पर शादी के बाद प्यार खुद ब खुद बढ़ गया था। वो हमेशा कहते थे, मीरा तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। उस दिन मैं अपनी मम्मी से फोन पर बात कर रही थी। मम्मी कहने लगी, बेटा कुछ दिन के लिए घर आ जाओ ना, मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा। पापा भी तुम्हें बहुत याद करते हैं। मैंने कहा, ठीक है मम्मी, मैं राहुल से पूछ के बताती हूँ। जब मैंने राहुल को कॉल किया तो वो ऑफिस में थे। उन्होंने तुरंत कहा, जाओ मीरा, मम्मी पापा का मना रखो। मैं कौन होता हूँ रुकने वाला। बस ये छुट्टी का इश्यू है ना। पिछले महीने ही 3 दिन की छुट्टी ले ली थी, तो इस महीने अब नहीं मिल रही। तुम अकेले चली जाओ, मैं यहाँ मैनेज कर लूंगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं राहुल, मैं आराम से चली जाऊंगी। उन्होंने तुरंत मेरी बस की टिकट बुक कर दी। वोल्वो बस थी, अच्छी वाली, सोने की व्यवस्था भी थी। मुझे कोई टेंशन नहीं था। मैं आराम से जाती और आ भी जाती। उस दिन मैंने एक हल्के नीले रंग का सूट पहना था। सादा सा पर बहुत सुंदर लग रहा था। गले में हल्की सी चेन और कान में चौथे चौथे झुमके। मैं बस स्टैंड 15 मिनट पहले ही पहुंच गई थी। मेरी सीट नंबर 34 थी, विंडो वाली। कन्फर्म सीट थी, तो मैं बिल्कुल टेंशन फ्री थे। बस स्टैंड पर भीड़ थी। लोग चाय पी रहे थे, बच्चे रो रहे थे, बसों के हॉर्न बज रहे थे। मैं एक बेंच पर बात कर इंतजार कर रही थी। तभी मेरी नजर एक आदमी पर पड़ी। वो करीब 30-35 साल का लग रहा था। लंबा चौड़ा शरीर, साधारण कपड़े, पर चेहरे पर बहुत ज्यादा परेशानी थी। वो मुझे बहुत देर से दिख रहा था। स्तन पर ही बार बार नजरें मिला रहा था। मैंने सोचा, ये क्या बात है, मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी। मौसम गर्म तो था, पर इतना भी नहीं कि पसीना इस कदर तपके। स्तन पर अच्छे फेंके चल रहे थे, फिर भी वो बार बार रुमाल से चेहरा पोंछ रहा था। मैंने उसे कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बातें रही। सोचती रही कि शायद कोई गलती हो गई हो या वो किसी और को देख रहा हो। थोड़ी देर बाद बस आ गई। मैं छद्दी तो पता चला कि उसका सीट भी मेरे पास ही था, नंबर 33, बिल्कुल बगल वाला। मैंने मन ही मन सोचा, अरे ये तो मेरे पास ही बातेगा। अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। रात हो चुकी थी। बाहर अंधेरा था और अंधेरा था और अंधेरा था। हल्की हल्की लाइट जल रही थी। ज्यादातर लोग सोने की तैयारी में थे। वो आदमी मुझे फिर से अजीब नजरों से दिख रहा था। कभी नीचे दिखता, कभी ऊपर, कभी खिड़की के बाहर। मुझे बहुत चिढ़ हो रही थी। मैंने सोचा कि अब मैं ऐसे जाकर पूछ ही लूं कि क्या बात है। घर में माम बहन नहीं है क्या। पर फिर सोचा कि तमाशा मत मचाओ, शायद कोई परेशानी हो। धीरे धीरे रात गहराती गई। बस हाईवे पर तेज चल रही थी। मैंने अपना फोन निकाला और राहुल से बात की। राहुल, सीट मिल गई है, बस चल पड़ी है, तुम चिंता मत करना। उन्होंने कहा, अच्छा है बेबी, एक बार मम्मी को भी बता देना। मैंने कहा, हाँ, मैं अभी कॉल करती हूँ। मैंने मम्मी को फोन लगाया और कहा, मम्मी, मैं बस में बात गई हूँ, कल सुबह पहुंच जाऊंगी। आप टेंशन मत लो। फोन रखते ही वो आदमी फिर मुझे देखने लगा। उसके चेहरे पर अब थोड़ी तसल्ली दिख रही थी।
जैसे वो सुन रहा हो कि मैं कल सुबह उतरूंगी। फिर उसने हिम्मत करके मेरी तरफ झुका और धीरे से बोला, मैडम, क्या मैं 1 मिनट आपसे बात कर सकता हूँ? मैंने तुरंत सख्ती से कहा, क्या बात है? आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? मैं शादीशुदा हूँ, ध्यान रखिएगा। वो तुरंत घबरा गया, बोला, नहीं नहीं मैडम, गलत मत समझिए, मैं कुछ गलत नहीं सोच रहा, मैं बहुत परेशान हूँ, बस इतना ही है। मैंने कहा, परेशान है तो मुझे क्यों देख रहे हैं? अपना काम देखिए ना। वो चुप हो गया। थोड़ी देर बाद फिर बोला, मैडम, मुझे नींद अब नहीं आ रही, अगर आप बुरा ना माने तो मैं थोड़ी देर यहाँ बात कर लूं। मैं कुछ गलत नहीं करूंगा। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में सचमुच बहुत दर्द था। मैंने कहा, ठीक है, बोले क्या बात है, पर ध्यान रहे कोई मजाक नहीं। वो थोड़ा सांस लेता हुआ बोला, मैडम, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, कल सुबह उन्हें हार्ट की ऑपरेशन करवाना है, अस्पताल में भर्ती है, पैसे की बहुत तंगी है। मैं जॉब करता हूँ पर सैलरी अभी नहीं आई। रिश्तेदारों से मांगने गया तो सबने टाल दिया। कोई कहता है पैसे नहीं है, कोई कहता है अभी नहीं दे सकता। मैं वाराणसी जा रहा हूँ, वहीं ऑपरेशन है। आपसे बस इतना कहना था कि अगर आपके पास कुछ छोटी मदद हो सके तो। मैंने बीच में ही टोक दिया, आप मुझे क्यों बता रहे हैं? मैं अजनबी हूँ, आपको मेरे पास क्यों बताकर ये सब कह रहे हैं? वो बोला, मैडम, मैंने आपको स्टैंड पर देखा तो लगा जैसे आप अच्छे दिल की हैं। आपका चेहरा बहुत शांत था। मैंने सोचा शायद आप समझा जाएंगी। मैं कोई बदमाश नहीं हूँ। देखिए, मैं अपनी बहन का नंबर देता हूँ, मेरी पत्नी का नंबर देता हूँ, आप उन्हें कॉल कर पा लीजिए। मैं सिर्फ 10,000 रुपये की मदद चाहता हूँ, ऑपरेशन के लिए 15,000, और है बाकी मैंने जुगाड़ कर ले, सैलरी आते ही मैं तुरंत लौटा दूंगा। मैंने कहा, आपको कैसे पता कि मैं मदद करूंगी? आजकल के जमाने में कौन अजनबी पर भरोसा करता है? वो बोला, मैडम, मैं जानता हूँ, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। पापा बिस्तर पर पड़े हैं, डॉक्टर कहा रहे हैं अगर कल ऑपरेशन नहीं हुआ तो खतरा है। उसने अपना फोन निकाला और हॉस्पिटल का नंबर लगाया, डॉक्टर से बात करवाई, फिर वीडियो कॉल पर पापा को दिखाया। बेचारे बुजुर्ग बिस्तर पर लेते थे, चेहरा पीला पड़ गया था, बगल में उनकी बहुत हुरी थी। वो रोते हुए बोली, हैया, आप जल्दी आ जाइए, पापा जी बहुत तकलीफ में हैं। मैं देखकर अंदर से पिघल गई। मेरे पिताजी मेरी दिखल गई। मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाना शुरू किया, हम दो कोई को पिघल गई। मेरे पिताजी मेरी दिखल गई। अपने पापा की भी एक बार तबीयत खराब हुई थी। मैंने सोचा, यार, अगर मैं मदद नहीं करूंगी तो भगवान भी नाराज होंगे। मेरे पास अभी 5,000 रुपये कैश थे जो मैंने मायके में शॉपिंग के लिए निकाले थे। मैंने पर्स खोला, पैसे निकाले और उसे दे दिए। बोली, ले लीजिए, ये 5,000 है, मैं ज्यादा नहीं दे सकती पर जितना हो सका आप इसे ऑपरेशन में लगाए। सैलरी आने पर बैंक ट्रांसफर कर दीजिएगा, मेरा नंबर रख लीजिए। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, मैडम, आपने मेरी जान बचा ली, मैं कभी नहीं भूलूंगा। आप मेरे बहन जैसी हैं। आपने जो किया, भगवान आपको दोगुना लौटाएंगे। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप बस लप्पा का ख्याल रखिए। वो बहुत देर तक शुक्रिया कहता रहा, फिर धीरे धीरे वो अपनी सीट पर चला गया। मैं भी सो गई। सुबह बस वाराणसी पहुंची। मैं उतरी तो मम्मी पापा स्टेशन पर ही थे। उन्होंने मुझे गले लगाया। मैंने घर पहुंचकर सारी बात मम्मी को बताई। मम्मी ने कहा, बेटा, तूने बहुत अच्छा किया, भगवान सब देखते हैं। कर राहुल को भी फोन पर बताया। वो बोले, मीरा, तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम पर गर्व करता हूँ। 3 ही दिन बाद जब मैं वापस लौटी तो राहुल मुझे बस स्टैंड से रिसीव करने आए। घर पहुंचते ही उन्होंने मुझे खुशखबरी सुनाई, मीरा, आज ऑफिस में बड़ा कमाल हो गया। बॉस ने अचानक मेरी प्रमोशन कर दी, साथ में बोनस भी दिया, 50,000 रुपये। बोले कि तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, कंपनी को नया प्रोजेक्ट मिला है। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, राहुल, ये सब उसी दिन की मदद का फल है। जिस दिन मैंने उस अजनबी को पैसे दी थे, उसी रात से भगवान ने हमारे लिए कुछ अच्छा सोच लिया था। राहुल ने मुझे गले लगाया और बोले, हाँ बेबी, हमें जरूरतमंद की मदद हमेशा करनी चाहिए। उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि बदले में कुछ मिलेगा। सब भगवान के हाथ में है। हम दोनों बहुत खुश थे। उस शाम हमने बाहर डिनर किया, घर लौटकर छोटी सी पार्टी रखी। मैंने सोचा, दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी छोटे छोटे काम बड़े बदलाव ला देते हैं।
उसके बाद वो आदमी ने 2 हफ्ते बाद मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दी। 7 बार कर दिए। मैं मैसेज भेजा, मैडम, पापा की ऑपरेशन सफल रहा। आपकी वजह से सब ठीक है। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। मैंने राहुल को दिखाया। हम दोनों मुस्कुराए। दोस्तों, इस कहानी का सिर्फ एक ही मकसद है कि हमें दूसरों की मदद जरूर करनी चाहिए, चाहे वो कितना भी छोटा हो। मन में ये बात नहीं रखना चाहिए कि बदले में क्या मिलेगा। ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। वो चाहे तो हमें बना दे, चाहे तो बिगाड़ भी दे। इसीलिए हमेशा अच्छाई का रास्ता चुनिए। जरूरतमंद को देखकर आंखें मत मूंदिए। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सबको खुश रखे।